आज का जो अपना इशू है वो है 13(1)(a), 13(1)(b), 13(1)(e) ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हमें रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया और कोई व्यक्ति हमारी शिकायत कर रहा है और कंसर्न एंटी करप्शन या कंसर्न सीबीआई का ये मानना है कि हमारे पास जो वेल्थ है या हमारे पास जो असेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है और उस सिनेरियो में हमारे खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, तो ये यूजुअली 13(1)(e) या 13(1)(b) में जो है कार्रवाई करते हैं। और अगर चार्जेस हमारे ऊपर चीटिंग के हैं या फॉर्जरी के हैं तो ये हमारे ऊपर सेक्शन 13(1)(a) की कार्रवाई भी प्रोसीड करते हैं। तो इन रियल कंटेक्स्ट किस तरह से मामले बनते हैं, किस तरह से हमें ये डिफेंड करने होते हैं, जो मैं डिस्कस करूँगा आज की वेबिनार में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 13(1)(a) से, फिर अपन आएंगे 13(1)(b) पे, देन वी विल स्टार्ट 13(1)(e). अब आप एक चीज़ जो है नोट करिए कि 13(1)(a) जो है ये रिसेंटली अमेंड हुआ है और इसमें ये स्पेसिफिकेशन है कि whoever being a public servant commits the criminal misconduct if he dishonestly, इसको जो है अपने को अंडरलाइन करना है, if he dishonestly or fraudulently misappropriate or otherwise convert for his own use any property entrusted to him or any property under his control as a public servant or allow any other person to do so। तो यदि हम 13(1)(a) को देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ बहुत इजीली जो है क्लियर होती है कि दो वर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो है डिसऑनेस्टली और दूसरा है फ्रॉडुलेंटली, और इन वर्ड्स को जो है डिफाइन किया गया है आईपीसी में। और इन दोनों का बेसिक क्या है कि यदि कोई एक्ट से आपको रॉन्गफुल गेन हो रहा हो और अपोजिट पार्टी को जो है रॉन्गफुल लॉस हो रहा हो, और रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या है हम समझते हैं इजी भाषा में कि जिसके लिए आप इंटाइटल्ड नहीं है और वो आपको मिल गया। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं रोड पे जा रहा हूँ और मुझे एक मोबाइल फ़ोन मिलता है, वो फ़ोन मेरा नहीं है, तो ड्यूटी क्या है मेरी कि जो उसका मालिक है उस तक वो फ़ोन पहुँचाना। अगर वो मालिक ट्रेस नहीं हो पा रहा है तो किसी ऐसी एजेंसी को फ़ोन देना जो उसके मालिक तक वो फ़ोन पहुँचा दे। पर मैं ऐसा ना करके फ़ोन को मैं जो है यूज़ करता हूँ एज अ ऑनर, तो मैंने क्या करा, अपने आप को इनरिचमेंट, अपने आप को अनजस्ट इनरिचमेंट करा, जिसके लिए प्रोविज़न है सेक्शन 68 इंडियन कॉन्टेंट एक्ट के अंदर। तो उस सिनेरियो में कानून ये प्रिज्यूम करता है कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं देन योर एंटायर एक्ट इज़ इनलीगल एंड द प्रोसीडिंग्स कुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। क्लियर है सर? तो अपने को एक बात समझनी है कि जो डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली वर्ड यूज़ हो रहा है बार बार, तो उसमें रॉन्गफुल गेन क्या है और रॉन्गफुल लॉस क्या है ये हमें देखना होगा। पहली बात तो ये आ गई। इसी पर सबसे इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एन राघवेंद्र वर्सेस स्टेट की, जिसका साइटेशन है 2022 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर पेज नंबर 87। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफिक किया है कि यदि किसी मामले के अंदर कंसर्न सीबीआई का या कंसर्न एसीबी का ये मानना है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस हुआ है और उस ऑफेंसेस के कॉन्सिक्वेंस में किसी को कोई नुकसान हुआ है और नुकसान जो है वो मौद्रिक है, जिसे हम कहेंगे मॉनेटरी लॉस, तो उस सिनेरियो में सबसे पहले उनको ऑडिट करानी पड़ेगी और ऑडिट के सिनेरियो में दे हैव टू स्पेसिफाई कि ये एग्जैक्ट लॉस हुआ है और इस सिनेरियो में जो है ये व्यक्ति दोषी है या आरोपी है। अगर ऐसा ये नहीं कर पाते हैं या ऐसा ये नहीं बता पाते हैं तो किसी भी रूप में इनकी कैजुअल अप्रोच से कोई व्यक्ति जो है मुलजिम नहीं बन सकता। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि मैं कई बार यूट्यूब्स पे जो है वर्कआउट करता हूँ और लोगों को जो है कन्विंस करता हूँ कि ये साइटेशन है, इसको आप रखो और बहस करो। लोग कहते हैं कि साहब रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, या हम उसको जो है पेश करते हैं, जज जो है मानता नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि वी शुड बी अ गुड सेल्समैन व्हेन वी आर आर्गिंग आर केस बिफोर द कोर्ट। कई बार देखा होगा आपने कि कोई व्यक्ति अच्छा बता पा रहा है, समझा पा रहा है कोर्ट को, तो कोर्ट कन्विंस भी होती है। तो ये नहीं है कि आप कोई प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं और केवल बोल रहे हैं तो कोर्ट जो है कन्विंस हो जाएगी। आपका आर्गूमेंट होना चाहिए लॉजिकल और कोर्ट को जो है वो कन्विंसिंग करने वाला होना चाहिए, तभी कोर्ट जो है कन्विंस होगी। तो अगर आप 13(1)(a) में अपना केस लड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि जो दो वर्ड मैंने आपको बताए, पहला वर्ड तो है डिसऑनेस्टली और दूसरा वर्ड है फ्रॉडुलेंटली, इस पर आपको जो है एम्फेसाइज करना है। तो बेसिकली यू हैव टू कन्विंस टू द ऑनरेबल कोर्ट दैट देयर इज़ नो रॉन्गफुल लॉस बाय द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड। अगर आप ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी रूप में सफलता की जो है स्थिति को प्रिज्यूम ना करें। आपको कोर्ट को ये प्रिज्यूम करना है कि वॉट एवर दे हैव इन्वेस्टिगेटेड दैट इज़ देयर ओन डिस्क्रिशन, और ये उनका अपना जो है विवेक है, बट इन्होंने किसी भी रूप में ये कोर्ट को कन्विंस नहीं करा है कि हाउ वी आर लाइबल इन द सेम। आप सबको ये ध्यान होगा भी एक रिसेंट केस चल रहा है भारत में NHI का, ये चल रहा है गुवाहाटी के अंदर। इसमें करोड़ों रुपए का जो है आरोप है मुलजिमों पे।
पर इसके बाद भी जो है सीबीआई प्रॉपर प्रोसीड नहीं कर पाई। सीबीआई ने फ़ोन को इंटरसेप्ट करा और ये माना कि इन लोगों ने जो है पैसों को जो है ले लिया, पैसों को जो है हड़प कर लिया। बट प्राइमरी की इज़ दैट कि नुकसान क्या हुआ संस्थान को। जब तक नुकसान प्रूव नहीं होगा, जब तक आपकी फ्रॉडलेंट करने की इंटेंशन प्रूव नहीं होगी, जब तक आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्रूव नहीं होगी, इट कुड नॉट बी प्रिज्यूम दैट यू आर डिसऑनेस्ट। तो ये अपने को दिमाग में रख के चलना है कि प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना ही करना है कि फ्रॉम द इंसेप्शन यू आर डिसऑनेस्ट एंड वाइल एक्टिंग इन द सेड फैशन आपने अपने आप को कोई रॉन्गफुल गेन पहुंचाया है और अपोजिट पार्टी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाया है। ठीक है जी। अब दूसरी बात है मिस एप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएशन जो यूज़ हुआ है वर्ड सेक्शन 13(1)(a) के अंदर, जिसका हम कंटेक्स्ट पाते हैं सेक्शन 405 ऑफ आईपीसी में। क्योंकि हर बात जो है डिफाइन नहीं है पीसी एक्ट में, हमें साथ साथ लेके चलना पड़ेगा कंसर्न आईपीसी को भी। मिस एप्रोप्रिएशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी चीज़ आपको इंटरेस्ट की गई और इंटरेस्ट करने के बाद में जो है आपने उसको मिस एप्रोप्रिएट किया और आराम से ही आपकी मंशा ऐसी थी कि आप इसको मिस एप्रोप्रिएट करेंगे ही करेंगे। तो मेरा निवेदन आप सबसे ये है कि इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा अपने को, क्योंकि कई जजमेंट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के आए हैं जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफिक किया है कि मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब ये नहीं किसी को आपने कोई चीज़ दी या कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई एग्रीमेंट है या कोई टेंडर है और वो व्यक्ति ने वो चीज़ ली और उसको हड़प कर गया। मिस एप्रोप्रिएशन मीन्स उस चीज़ के लिए वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं है। अगर पक्षकारों के बीच या संस्थान और पक्षकार के बीच अगर सिविल डिस्प्यूट है और सिविल रिकवरी संभव है तो उस सिनेरियो में ये नहीं माना जा सकता कि ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ द मिस एप्रोप्रिएशन। तो फॉर द मिस एप्रोप्रिएशन द कंसर्न प्रोसिक्यूशन हैज़ टू शो कि एक पर्टिकुलर एंगल से अक्यूज जो है वो डेलिब्रेट था और उसका जो एक्ट था वो फ्रॉडुलेंट था या उसका जो इंटेंशन था वो डिसऑनेस्ट था एंड वाइल हैविंग सच इंटेंशन उसने ये वर्कआउट किया और अल्टीमेटली जो है नुकसान जो है पहुंचाया सरकार को या संस्थान को। अगर ये एविडेंस सच नहीं है तो किसी भी रूप में कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। यहाँ पर आपको मैं एक निवेदन करूँ, एक रिसेंट लॉ है केरला हाई कोर्ट का। कई बार हम डिसीजन लेते हैं और टेंडर ए को नहीं देकर हम बी को दे रहे हैं या सी को दे रहे हैं या डी को दे रहे हैं। तो कुछ लोग जो आरटी एक्टिविस्ट हैं जिनका काम है हमारे को तंग करना, वो डॉक्यूमेंट लेकर ये कन्विंस करते हैं संस्थान को, मतलब एसीबी को या सीबीआई को या कोर्ट को, कि इन लोगों ने जो है बेईमानी पूर्वक काम किया और ये लोग डेलिबरेट हैं। तो मैं वहाँ पर आपको स्पेसिफिक करना चाहता हूँ कि मेरा सबमिशन ये है कि अगर इस तरह की स्थितियाँ, तो वहाँ पर केरला हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई डिसीजन लेता है और डिसीजन लेते हुए वो ये मानता है कि ये काम ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, मतलब टेंडर ए को नहीं बी को मिलना चाहिए, तो वहाँ पर ये नहीं मान सकते कि यू आर डेलिब्रेट। और रिसेंटली हम केस देख रहे हैं मनीष सिसोदिया का भी दिल्ली के अंदर। तो मेरा सबमिशन ये है आप सबको कि ये जो बेसिक एलिमेंट है इस पर हमको जोर देना पड़ेगा, तभी हम सक्सीड हो पाएंगे। अदरवाइज हमें कोई रिलीफ कोर्ट से नहीं मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं कि फ्लैट केस को रखते हैं, फ्लैट कभी मत रखें केस को। यू हैव टू कन्विंस विद ऑनरेबल कोर्ट दैट दीज 3 एलिमेंट शुड एग्जिस्ट। फर्स्ट इज फ्रॉडुलेंटली, सेकंड इज डिसऑनेस्टली, थर्ड वन इज मिस एप्रोप्रिएशन। अगर ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं या को एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको किसी भी रूप में कल्प्रिट प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता। और आप सबके लिए सबसे अच्छी बात क्या है वो आपको नोट करनी है कि आपके खिलाफ जो है सेक्शन 20, सेक्शन 20 का जो है प्रिजम्पशन नहीं है। वो प्रिजम्पशन अवेलेबल है सेक्शन 7 के अंदर, बट देयर इज़ नो प्रिजम्पशन एज फार एज सेक्शन 13 इज कंसर्न। तो जिसका अभिप्राय क्या है कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं कर पाता है तो उसका सारा का सारा बेनिफिट जो है आपको मिल जाएगा, नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है सेल्वेराज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसका साइटेशन है 2016 SCC क्रिमिनल पेज नंबर 19। इन दैट केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफाइड दैट कि प्रोसिक्यूशन को उसका केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड डाउट साबित नहीं कर पाता है तो उस सिनेरियो में कोई भी एडवर्स प्रिजम्पशन, भले वो 114 इंडियन एविडेंस एक्ट का हो, वो भी ड्रॉ नहीं किया जा सकता। और एक खुशखबरी आज वापस से आप सबके लिए ये भी है कि नीरज दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी को वापस सुप्रीम कोर्ट ने देखा और 17 मार्च 2023 को जजमेंट जो है आया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक किया है कि अगर एलिमेंट्स साबित नहीं है बाय द प्रोसिक्यूशन तो हम अक्यूज को सेक्शन 13 में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। तो कितनी अच्छी खबरें निकल के आ रही है इस समय में। तो आप लोगों को डिमोरलाइज नहीं होना है। वेन एवर यू आर गोइंग टू आर्ग्यू योर केस, आपको उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और उसके साथ साथ जो है आपको आगे चलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम सेक्शन 13(1)(a) को देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या दिखाई देती है, कन्वर्ट फॉर हिज ओन यूज़। इसको आपको नोट रखना है कि अपने यूज़ में कन्वर्ट कर लिया। अब कई बार क्या होता है, प्रोसिक्यूशन ये बता ही नहीं पाती है कि कन्वर्जन क्या हुआ है, एक्चुअल लाभ क्या हुआ है। दे यूजुअली ट्रेस योर अकाउंट्स, तो कर लो भाई ट्रेस, किसने मना करा। दे यूजुअली फ्रीज योर अकाउंट्स, कर लो भाई, किसने मना किया है। बट फ्रीजिंग भी आसानी से नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 18A
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या सेक्शन 102 CRPC, हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है 102 CRPC के ऊपर, बट इवन दो दे हैव टू स्पेसिफाई दैट वी हैव टोटली फॉलोड द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 18A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो वो जब तक नहीं है, प्रॉपर कन्वर्जन नहीं है और उसको वो लिंकअप नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्टिंग एविडेंसेस नहीं है, तो यू कुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑन मेजर सरमाइसिस एंड कंजक्टर। कई बार ट्रांजेक्शन हमारे खातों से होते होंगे, क्या हो गया उसमें, और कई बार ही टारगेट करते हैं हमारे घर वालों को, मतलब खासकर हमारी वाइफ को या खासकर हमारे बच्चों को। तो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कह दिया है कि अबैटमेंट जो है रूटीन मैनर में नहीं हो सकता। अगर अबैटमेंट है तो ये स्पेसिफिक एविडेंस फाइल पे होनी चाहिए कि अक्यूज़ को इस बात की जानकारी थी, अक्यूज़ वॉज टोटली नोइंग कि इस काम से मुझे ये बेनिफिट होगा, पर चूंकि मैं ट्रैक नहीं हो जाऊँ तो मैंने ये बेनिफिट को जो है शेयर किया है। और जो घर वाले हैं उनको भी इस बात की नॉलेज है कि जो ये बेनिफिट था वो इनलीगल बेनिफिट है और हमने जान उसको अपने जो है खातों में लिया है। जब तक ऐसी एविडेंस प्लॉजिबल वे में रिकॉर्ड पे नहीं है, देन द अक्यूज कुड नॉट बी कन्विक्टेड, कुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन द रूटीन मैनर। ओके ना, तो इन बातों को अपने को जो है ध्यान में रख के चलना है, तभी अपन जो है इजीली वर्कआउट कोर्ट में जाके कर पाएंगे। तो घबराने का अपने को नहीं है, केवल हमें वर्कआउट करना ही करना है। यू हैव टू कन्विंस टू द ऑनरेबल कोर्ट that this is a specific case of the prosecution and this is a specific defense of the concerned defense and all these facts are uncontroverted. If we are going for section 482 of CRPC or for discharge, और अगर वहाँ नहीं जाना चाह रहे हैं and we want to contest, तो उस स्थिति में भी आपको वो पॉइंट दिमाग में रख के चलने पड़ेंगे। और एक बात आपको मैं निवेदन कर दूँ सबको कि आप सब लोगों का बेसिक कमी क्या है कि आप लोग रिप्रेजेंटेशन जो है नहीं देते हो, ये बेसिक कमी है। अब एक रिसेंट लॉ है कर्नाटक हाई कोर्ट का भी, जस्ट यू हैव टू फाइल योर रिप्रेजेंटेशन। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू फाइल तो वहाँ पर आपको जो है नुकसान झेलना पड़ता है बाद में जाके। आप लोगों को एडवोकेट्स ये कहते हैं कि मत अपना डिफेंस आउट करो, इट में कॉज परजुरी टू यू, पर मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस है, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस का हो, चाहे वो साइबर का हो, चाहे वो ईडी का हो, सब में एक बात मैंने ऑब्जर्व करी कि जहाँ जहाँ हमने अपने आर्गूमेंट्स को रखा और उन आर्गूमेंट्स पे तफ्तीश सीबीआई या एसीबी या लोकायुक्त नहीं कर पाया, वहाँ पर फ़ायदा जो है अक्यूज़ को मिल गया। तो आप सबको एक बात दिमाग में रखनी ही रखनी है, यू सिंपली हैव टू सिंपलाइज योर केस, सिंपली हैव टू पुट अप योर केस, और उसके लाइट में आपको जाना है आगे वाली कोर्टों में और उनसे क्वेश्चन पूछना है कि वाई द एजेंसी इज़ नॉट इंटेंड टू इन्वेस्टिगेट ऑन आर केस। क्योंकि 482 में यदि भी स्कोप छोटा है, कोर्ट कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट इवन दो कोर्ट इज टोटली एम्पावर्ड कि जो भी आप ज्ञापन दे रहे हो, जो भी आप सबमिशंस दे रहे हो, उसे कंसिडर करने के ऑर्डर दिए ही जाएं। तो कुल मिला के हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है, हैव टू डिस्कस द एलिमेंट एंड हैव टू डिस्कस द लॉ लेड डाउन बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट व्हाइल डीलिंग विद 13(1)(a। और एक कन्फ्यूजन आप सबके माइंड में हो सकता है कि 17A का क्या होगा, क्या 17A यहाँ पर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। 17A यहाँ पर एप्लीकेबल होगा क्योंकि दो लॉ जो हैं हमारे खिलाफ भले ही हैं, एक तो है मद्रास हाई कोर्ट का, दूसरा है केरला हाई कोर्ट का, बट इवन दो सुप्रीम कोर्ट इज विद अस। और यशवंत सिन्हा वर्सेस स्टेट का एक बेसिक कानून है या बेसिक जजमेंट है, उसमें ये स्पेसिफिक किया गया है कि 17A इज़ इम्पेरेटिव। अगर रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया है और कोई इंक्वायरी है और जो एक्ट है वो इन कनेक्शन विद द ऑफिशियल एक्ट है, उसमें नेक्सेस है, तो उस सिनेरियो में 17A इम्पेरेटिव है। तो कितना अच्छा बात हमारे लिए है कि राइट नाउ वी आर हैविंग 3 प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन 17 है, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द पीसी एक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी। अगर आईपीसी की धाराओं को भी ये जोड़ रहे हैं तो कितना ईजी है। तो घबराने का नहीं है, सिर्फ हमें वर्कआउट करना ही करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनी प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड टू हिम और एनी प्रॉपर्टी अंडर हिज कंट्रोल एज अ पब्लिक सर्वेंट। तो कुल मिला के कोई प्रॉपर्टी हमारे पास में है और उसको हम डिस्पेंस विद कर रहे हैं और वो डिस्पेंस विद जो किया है उसको करने के पीछे हमारी कोई मंशा नहीं है और सरकारी आदेश है, उसकी पालना में किया गया है और कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचा है। इन दैट सिनेरियो इट कुड नॉट बी प्रिज्यूम दैट वी आर द कल्प्रिट एंड वी आर टोटली गिल्टी। और आप सबकी जानकारी में किस बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सेक्शन 13(1)(a) का जो भरपूर दुरुपयोग है या भरपूर यूज़ जो कर रही है लोकायुक्त या एसीबी, वो कर रही है हरियाणा क्षेत्र के अंदर। आए दिन जो है केसेस बनते हैं 13(1)(a) के और ये कहते हैं कि साहब इन्होंने जो है फंड्स को मिसयूज़ किया या कोई प्रॉपर्टी सरकार की थी उसको मिसएप्रोप्रिएट कर लिया, अल्टीमेटली दे आर कल्प्रिट। बट इवन दो दे डज नॉट नो व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। आपको मैं दो बातें निवेदन कर दूं कि दो बेसिक जजमेंट हैं, एक तो है पुष्पेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का और दूसरा है कंचन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जो कि रिसेंट जजमेंट है। एक तो है 24 अगस्त का, दूसरा है 14 सितंबर का। दोनों में ही डिस्चार्ज करते हुए कोर्ट ने ऑब्जर्व करा, कोर्ट मीन सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्रोसिक्यूशन को इवन एट द स्टेज ऑफ चार्ज अपना केस संभावना में लेकर नहीं आना है।
एटलीस्ट द एविडेंस शुड बी ऑन द रिकॉर्ड। अगर वो अनरिब्यूटेड है या वो अक्यूज कॉन्ट्रोवर्ट नहीं कर पाता है, अल्टीमेटली इट लीड टू द कन्विक्शन। बट जब तक ऐसी स्थितियाँ नहीं है तब तक आप चार्ज भी फ्रेम ना करो, और कोर्ट को ये आदेश दिए गए कि यू आर एक्सपेक्टेड नॉट टू प्रोसीड इन द रूटीन मैनर। और एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं, 13(1)(a) के साथ साथ कई बार हमारे फ़ोन भी इंटरसेप्ट कर लेते हैं और ये कहते हैं कि साहब हमने फ़ोन को इंटरसेप्ट कर लिया और हमें इसी जानकारी मिली कि दे आर कल्प्रिट। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एज फार एज रिसेंट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट इज कंसर्न, इवन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द इंटरसेप्शन। जितेंद्र बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी का बेसिक जजमेंट है, उसमें ये स्पेसिफिक किया गया है। तो कुल मिला के इन बातों को हमें दिमाग में रख के चलना है। दूसरी आ रही है बात 13(1)(b) के अंदर कि इफ़ ही इंटेंशनली इनरिचेस हिमसेल्फ इलेक्ट्रली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस, अगर अपने आप को अनजस्ट इनरिच करता है। अब 13(1)(b) और 13(1)(e) को हम समझते हैं सामान्य भाषा में, अगर आपके घर फंड्स मिले हुए हैं और वो फंड्स लिक्विड फॉर्म में है और उसको आपने अपने यूज़ में कन्वर्ट नहीं करा है, बट उसका आपके पास स्पष्टीकरण भी नहीं है, देन यू विल बी गिल्टी ऑफ सेक्शन 13(1)(b) जैसा प्रोसिक्यूशन मानती है। पर अगर वो कन्वर्ट हो गए हैं असेस्ट के अंदर, देन यू विल बी गिल्टी ऑफ 13(1)(e). और अगर आपने उसको मिसएप्रोप्रिएट कर लिया है और या किसी अन्य यूज़ में जो है कन्वर्ट कर लिया है, देन यू विल बी गिल्टी ऑफ 13(1)(a). तो ये बेसिक डिफ्रेंशिएशन है तीनों धाराओं के अंदर, ये आपको जो है नोट करते हुए चलना है। अब 13(1)(b) को लेकर भी कई जजमेंट अभी रिसेंटली आए हैं और मुझसे कई लोगों ने क्वेरी भी करी कि एक जजमेंट है अमन बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का, जिसको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेट असाइड कर दिया। तो उसमें क्या दिक्कत हमें आ सकती है? तो एक बात जो है हमें समझनी है कि हर जजमेंट के, हर केस के अपने अपने फैक्ट्स हैं। प्रथम दृष्टया रूप से अगर कोई हाईकोर्ट ये मानती है केस मेड आउट नहीं हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट मानती है केस मेड आउट हो रहा है, तो क्या हो गया? ट्रायल फेस करेगा कि उसमें क्या हो गया? बट मेन बात यह है कि प्रोसिक्यूशन को हर स्टेज पर अपना केस साबित करना है, और अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाता है तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है कंसर्न अक्यूज्ड को मिलना ही मिलना है। अब इसके हम आते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। अ पर्सन शैल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव इंटेंशनली enriched himself illicitly if he or any person on his behalf is in possession or has at any time during the period of his office been in possession of any pecuniary resources। जो मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई पैसा मिल जाए, तो इफ़ यू आर इन द पोजेशन ऑफ एनी पेक्यूनरी रिसोर्सेज देन यू वुड बी गिल्टी ऑफ 13(1)(b). जैसे मान लो कि आपको पकड़ने आए और अल्टीमेटली आप लोग ट्रैप हो गए और उसके बाद घर पे आके जो है रेड करते हैं और उनको पैसा मिलता है पेक्यूनरी रिसोर्सेज, जिसका आपके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है, देन 13(1)(b) विल बी एप्लीकेबल। और प्रॉपर्टी डिसप्रपोर्शनेट टू हिज नोन सोर्स ऑफ इनकम विच अ पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट सेटिस्फैक्टली अकाउंट फॉर। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है या पैसा है जो कि आपकी नोन सोर्स से डिसप्रपोर्शनेट है और उसको आप अकाउंट फॉर नहीं कर पा रहे, उसका प्रॉपर स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे, देन यू वुड बी गिल्टी। तो प्राइमरी की क्या है प्रोसिक्यूशन के पास में कि सीधा गिरफ्तार करने की बजाय ये आपको एक नोटिस देंगे और आपका लेंगे स्पष्टीकरण। अगर आप अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इन दैट सिनेरियो यू वुड बी गिल्टी, अदरवाइज यू वुड नॉट बी गिल्टी। तो हमें ये ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। और नॉन सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि ऐसी इनकम जो लॉफुल सोर्सेज से प्राप्त होती है। तो अगर लॉफुल सोर्सेज हैं हमारे पास में और प्रॉपर हमने ऑडिट करा रखा है, प्रॉपर हमने बैलेंस शीट को मेंटेन किया हुआ है, तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये आपको दिमाग में रख के चलना है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है 13(1)(e) के ऊपर। कुछ लोगों को डाउट है कि 13(1)(e) जो है ये पिक्चर से हट गया है, अभी नहीं हटा है। 13(1)(e) अभी भी पिक्चर में है और लगातार इसमें जो है प्रोसिक्यूशन भी हो रहे हैं। 13(1)(e) में जो बेसिक चीज़ है वो है डिसप्रपोर्शनेट टू द नोन सोर्स। अगर आपका इनकम, आपका एक्सपेंडिचर, आपका असेस्ट मैच नहीं खा रहा है, इनकम तो बहुत कम है और असेस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, देन यू वुड बी गिल्टी। और कई बार ऐसा भी होता है कि असेस्ट को जो है गलत रूप से काउंट करते हैं। कई बार ये भी होता है कि चेक पीरियड जो है गलत तरीके से लेते हैं। और 3 जजमेंट रिसेंट भी है जो मैंने आप सबको दिए भी है मेरे नोट्स के अंदर कि सोर्स रिपोर्ट शुड बी ऑथेंटिकेटेड एंड शुड बी प्रॉपरली ऑडिटेड। अगर वो नहीं है तो किसी भी रूप में अक्यूज़ को जो है हम कन्विक्ट या प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मामले हैं जहां पर अक्यूज़ डिस्चार्ज भी हुए हैं और प्रोसिक्यूशंस की जो सैंक्शंस हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं, उनको जो है निरस्त भी किया गया है। तो कुल मिला के 13(1)(a), 13(1)(b) और 13(1)(e) पे जो है हमें ये बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है और इस तरह से हमको आगे बढ़ना है। अब आते हैं मोटे मोटे बिंदु जिनको हमें ध्यान में रखते हुए आगे चलना है हमारे केसेस के अंदर कि हमें अगर ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़े तो हमें क्या करना है। सबसे पहले आप सब एक बात का ध्यान रखें कि नेवर गो फॉर एनी कन्फेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। यूजुअली क्या होता है कि आप लोग घबरा जाते हो, आपको बुलाते हैं एसीबी वाले या लोकायुक्त वाले कि आप जो है कन्फेस कर लो, हमें सही से बता दो, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। वो कभी भी आपको ड्रॉप नहीं करेंगे। नेवर कन्फेस, कुछ भी हो जाए आपको कन्फेस नहीं करना है किसी भी बात के लिए, नंबर 1। नंबर 2, एक बेसिक लॉ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कहता है कि द पब्लिक सर्वेंट, चाहे आप हो चाहे वो हो, दे आर ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, दे कुड नॉट act on the verbal direction of the superior and even they could not give any verbal direction to any person। क्लियर है? तो मेरा निवेदन आप सबसे ये है
है कि अगर कोई आपको फ़ोन आता है या आपको वर्बली बुला के पूछताछ होती है तो नेवर कॉपरेट विद द एजेंसी। आप ये बोलो कि भाई आपको जो पूछताछ करनी है आप करो, आप हमें लिखित में जो है नोटिस दो, उसका हम एक प्रॉपर आंसर दे देंगे। नंबर 3, जब भी आप प्रॉपर आंसर देने जा रहे हो तो उनसे सोर्स रिपोर्ट भी क्लेम कर लो और ये भी क्लेम कर लो कि अगर आप किसी अन्य डॉक्यूमेंट पर रिलाई करते हैं तो मुझे वो भी प्रोवाइड कर दें ताकि मैं एक प्रॉपर खंडन उसका दे सकूं। कल को ऐसा ना हो कि मैं जब खंडन पेश करूं तो जस्ट टू फिल अप द लैकुना इन द केस आप इस तरह से हरकतें करो कि मुझे जो है इम्प्लीकेट करो। और बेसिक जो लॉ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो स्पष्ट है कि अगर कोई प्रोसिक्यूशन फाइल हुआ है और प्रोसिक्यूशन के बाद डिफेंस का रिप्लाई आ गया है तो प्रोसिक्यूशन को वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कम है। अगर प्रोसिक्यूशन लैकुना फिलअप करना चाहता है तो वो पावर उसके पास में नहीं है। तो आप इन्वेस्टिगेशन के स्टेज से ही प्रोसिक्यूशन को हैरान परेशान रखो, उनको तंग करते रहो कि वी नीड ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट बाय द बेसिस ऑफ विच वी कुड ड्रॉ द कंक्लूजन्स एंड कुड सबमिट यू द रीजनेबल आंसर्स। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको मिल जाना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है अपने केस के पर्सपेक्टिव में कि वो हमारी वाइफ से या हमारे बच्चों से जो है पूछताछ करते हैं तो वो भी घबरा के जो है गलत आंसर देते हैं, ये आप ना करें। जब भी आप लोग आंसर दें तो अपने सीए से, अपने एक्सपर्ट एडवोकेट से कंसल्ट जरूर करें, उनको दिखाकर जो है आंसर को सबमिट करें। जल्दबाजी में आप आंसर दोगे तो वो रॉन्ग प्रिजम्पशन ड्रॉ करके अपने खिलाफ स्थितियाँ बनाएंगे। और आप जब ज्ञापन पूरा सौंप दो और उसको वो कंसिडर नहीं करते हैं देन गो टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और सेक्शन 482 सीआरपीसी में आपके पास एक राइट है, राइट टू गेट अ फेयर जस्टिस एंड द फेयर इन्वेस्टिगेशन। आप कोर्ट से जो है ऑर्डर लीजिए और ऑर्डर लेने के बाद जो है उसको उस अकॉर्डिंगली प्रोसीड आपको जो है करना है। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखते हुए अपना जो है वर्कआउट करना, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड चैप्टर पे आ रहा हूँ मैं। जब भी आप पूरा ज्ञापन तैयार कर रहे हो तो आप सबसे पहले फैक्ट्स को जो है ब्रीफ आउट कर लें और ऐसे फैक्ट्स जो बिल्कुल झूठे हों उनको जो है लाल से हाईलाइट करें और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो सही भी हो सकते हैं गलत हो सकते हैं उनको ना छेड़ें। मोटा मोटा सर मैंने आपको जो निवेदन किया है तो बाय द वर्च्यू ऑफ विच हमें इन बातों को जो है ध्यान में रख के चलना है, तभी अपन जो है एक प्रॉपर केस को कंटेस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज मतलब नहीं रहेगा। ठीक है ना। अब मैं जो है क्वेश्चन शुरू करूंगा आपके सेशन नंबर 2 के अंदर इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। तो अगर कोई भी क्वेश्चन कोई पूछना चाहता हो बीच में से तो वो अपने क्वेश्चन जो है मुझे व्हाट्सअप तुरंत कर दे ताकि मैं क्वेश्चंस को जो है इजीली टेकअप कर सकूं और उनके आंसर दे सकूं। एंड आफ्टर दैट वी विल हैव अ कॉमन डिस्कशन ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको उसके अलावा आती है तो उस पर आपको मैं जो है आंसर दे सकूं। तो आप लोग जो है 10 मिनट बाद ज्वाइन कीजिएगा ताकि अपन 12:45 पर इसको जो है आगे कंटिन्यू करेंगे सेशन को अपन।